मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा जो पहले वाला चैप्टर था वही हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, विश्व मानव अधिवास, जिसमें हम अभी तक रूरल सेटलमेंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, ग्रामीण अधिवास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट। नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट को हम लोग स्टार्टिंग में भी कुछ पुराने जो वीडियोस हैं और इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो थी वहाँ पर भी देख चुके हैं। हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेटलमेंट की हमने बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन के आधार पर। हमने देखा था कि भाई जो अधिवास के प्रकार हैं कार्यों के आधार पर, उसमें हमने देखा था कि दो तरह के डिवीज़न हमने करे थे। पहला था रूरल सेटलमेंट और दूसरा था अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट यानी ग्रामीण अधिवास, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा अभी ये नगरीय अधिवास या जिसे हम कह रहे हैं अर्बन सेटलमेंट। देखिए, अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें, है ना, अगर हम लोग बात करें कि भाई नगरीय अधिवास की विशेषताएं क्या हैं, है ना, स्पेसिफिकेशंस जो हैं अर्बन सेटलमेंट के वो क्या क्या हैं, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जनरली जो रूरल सेटलमेंट है, जो ग्रामीण अधिवास है, उनका जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टी जो है ये कह सकते हैं स्पेसिफिकेशंस हमको नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट में देखने को मिलता है। हमने इसमें हम लोग सबसे पहली शुरुआती बात ये कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रामीण अधिवास था वो ग्रामीण अधिवास पूरी तरह से प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित था। यानी जो हमारा रूरल सेटलमेंट था वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था किस पर, पूरी तरह से प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर डिपेंडेंट था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन ही वहाँ पर बेसिकली किया जा रहा था। वहाँ की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे ही डिपेंडेंट थी। उसमें वो लोग एज अ फूड गैदरर वर्क कर रहे थे, एग्रीकल्चर हो रहा था, लंबरिंग हो रहा था, जिसे हम वुड कटिंग भी कहते हैं, है ना, एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम पशुचारण कहते हैं। ये सारे वर्क्स जो हैं जनरली एक रूरल सेटलमेंट की इकोनॉमी में होते हैं। वही हम लोग अब क्योंकि बात कर रहे हैं नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट की, तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अर्बन सेटलमेंट है या नगरीय अधिवास है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो मुख्यतः द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय पर आधारित है। यानी अर्बन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, पेंटेनरी ऑक्यूपेशन। यानी कि जो नगरीय अधिवास है वो मुख्यतः हम देखें, बेसिकली हम देखें तो नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर बेस्ड है। गैर प्राथमिक व्यवसाय वाले जो कार्य हैं वो मुख्यतः कहाँ किए जाते हैं? नगरीय अधिवास में किए जाते हैं, अर्बन सेटलमेंट में किए जाते हैं। तो गैर प्राथमिक व्यवसायों की बात करें, हम लोग नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करें, तो बेसिकली नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर जो है मोस्ट ऑफ जो है विनिर्माण उद्योग व सेवा क्षेत्र आता है। यानी कि क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। बेसिकली जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग चाहे वो क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो हम लोग शुगर इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम लोग केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम लोग ये कहें कि भाई खाद्य पदार्थों की बात करें, है ना, जो हमारे भोजन से रिलेटेड थिंग्स, FMCG प्रोडक्ट्स की बात करें, अदर प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी किसी भी तरह का उद्योग हो, चाहे वो शक्कर का उद्योग हो, चावल से रिलेटेड उद्योग हो, डेयरी उद्योग हो, जितने भी उद्योग हैं, चाहे लौह इस्पात उद्योग हो, तांबा उद्योग हो, रसायन उद्योग हो, जितने भी उद्योग, वस्त्र उद्योग हो, जितने भी उद्योग हैं, वो सारे के सारे वो जो औद्योगिक कार्य हैं वो मोस्ट ऑफ कहाँ किए जाते हैं? अर्बन सेटलमेंट में या नगरीय अधिवास में किए जाते हैं। उसके साथ ही सर्विस सेक्टर की बात करें तो जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सर्विस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो मोस्ट ऑफ हमें इस तरह की इकॉनमी हमें अर्बन सेटलमेंट में ही देखने को मिलेगी। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो, चाहे वो बैंकिंग की सर्विस हो, चाहे वो इंश्योरेंस की सर्विस हो, चाहे वो कॉमर्स की सर्विस हो, ठीक है ना, ये सारी सर्विसेज हमको
कहाँ पर देखने को मिलती है? अर्बन सेटलमेंट में देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ हमें अर्बन सेटलमेंट में जो लोग हैं वो इन एरियाज में, इन वर्किंग एरियाज में वर्क करते हुए दिखेंगे। यानी बैंकिंग क्षेत्र है, इंश्योरेंस का क्षेत्र है, परिवहन उद्योग है ना, या ये जो सारे सेवा क्षेत्र हैं, है ना, इन सारे सेवा क्षेत्रों में, ये जो सारे सेवा क्षेत्र हैं इनमें मुख्यतः जो है अर्बन सेटलमेंट या नगरीय अधिवास में ही कार्यरत लोग आपको मिलेंगे। यानी नगरीय अधिवासों में आपको इस तरह के उद्योग देखने को मिलेंगे जहां पर मुख्यतः जनसंख्या जो है, मेनली जो है पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगी, वो इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट हमको मिलेगी। किसमें मिलेगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, यानी कि विनिर्माण उद्योग व सेवा क्षेत्र पर हमको आधारित मुख्यतः लोग मिलेंगे। इसीलिए हमने कहा कि जो अर्थव्यवस्था है नगरीय अधिवास की वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय पर आधारित है, क्योंकि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए, वो विनिर्माण उद्योग व सेवा क्षेत्र से ही जुड़े हुए। तो इसलिए हमने कहा कि अर्बन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी ऑक्यूपेशंस। ठीक है, ऑक्यूपेशंस की हमने बात करी। नाउ वी मूव टू द we can say कि some specifications of अर्बन सेटलमेंट, और हम कह सकते हैं कि नगरीय अधिवास की कुछ विशेषताओं की हम बात करते हैं। कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं विशेषताओं की। विशेषताएं किसकी विशेषताएं? नगरीय अधिवास की विशेषताएं। यानी हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट कि जो नगरीय अधिवास है या जो अर्बन सेटलमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक चीज और करेंगे कि जब हम नगरीय अधिवास की विशेषताओं को देखेंगे तो नगरीय अधिवास की विशेषताओं को देखते हुए उसकी तुलना हम ग्रामीण अधिवास या रूरल सेटलमेंट से भी करते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग दो चीजें ले रहे हैं एक साथ कि हम लोग बात कर रहे हैं तो अर्बन सेटलमेंट की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी नगरीय अधिवास की विशेषताओं की, साथ ही तुलना करते चल रहे हैं उनकी ग्रामीण अधिवास की विशेषताओं के साथ। कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लगभग जो नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जस्ट अपोजिट हैं किसके? हमारे ग्रामीण अधिवासों के, अर्बन सेटलमेंट से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि तुलना भी करते चलेंगे, ताकि क्या होगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास के बीच में अंतर बताइए, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, तो आप इन स्पेसिफिकेशंस के थ्रू, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, विशेषताओं के माध्यम से आप उसको प्रदर्शित कर सके, बता सके। तो एक साथ हम लोग ये दो चीजें लेते हुए चलेंगे। चलिए मूव करते हैं हमारे सबसे पहली विशेषता पर, उच्च जनसंख्या घनत्व। जो विश्व मानव अधिवास, जो नगरीय अधिवास है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी पहली विशेषता या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले रहे हैं जो है उच्च जनसंख्या घनत्व, जिसको हम कहेंगे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। नगरों की विशेषता ये है कि वहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हायर देखने को मिलती है। और हायर देखने को मिलती है, साथ साथ एक और चीज़ है कि दुनिया के कई देशों में तो डिफाइन कर रखा है कि इतने से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो ही वो जगह एक नगर या शहर या अर्बन सेंटर कहलाएगी। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो अगर हम कहें कि इंडिया, तो इंडिया में 400 से अबव पॉपुलेशन डेंसिटी का होना जरूरी है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर 400% से अबव जो है पॉपुलेशन डेंसिटी का होना जरूरी है, तभी कोई क्षेत्र अर्बन सेंटर या सिटी कहला पाता है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई कि नगरों में हमें उच्च जनसंख्या घनत्व या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। अब इसकी तुलना करें ग्रामीण अधिवास से या रूरल सेटलमेंट से, तो रूरल सेटलमेंट में हमको बनस्पत
नगरीय अधिवास के, अर्बन सेटलमेंट के लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। तो देखिए ग्रामीण अधिवास के हिसाब से जस्ट अपोजिट हो गया। तो उच्च जनसंख्या घनत्व नगरों में और निम्न जनसंख्या घनत्व या लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं त्वरित गतिशीलता, क्विक मोबिलिटी। क्विक मोबिलिटी या त्वरित गतिशीलता की बात करें तो वहां पर मूवमेंट करने के लिए जो मोड ऑफ मूवमेंट है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, नगरों में, शहरों में या अर्बन सेटलमेंट्स में, अर्बन सेंटर्स में, सिटीज में हमें ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी मिलती है। और ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो क्या होगा, मूवेबिलिटी ईजी हो पाएगी। भाई अगर अब मेरे पर जो मूवेबिलिटी के लिए जो मुझे नीड्स चाहिए, है ना, जो मुझे रिसोर्सेज चाहिए, अगर वो अवेलेबल है तो मूवेबिलिटी ज़्यादा होगी। और नगरों में ये चीज़ अच्छे से अवेलेबल है, ज़्यादा अवेलेबल है, बजाय कि ग्रामीण क्षेत्र में, बजाय कि रूरल सेक्टर्स में, रूरल सेटलमेंट्स में, तो हमें नगरीय क्षेत्र में त्वरित गतिशीलता या क्विक मोबिलिटी देखने को मिलती है। और जब ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, रूरल सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें ये कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट मूव करते हैं पक्की सड़कें व पक्के मकान शहरों में आपको, या हम कहें कि अर्बन सेटलमेंट्स में, शहरी बस्तियों में हमको पक्की सड़कें व पक्के मकान देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ जो हाउसेज हैं वो जो है सीमेंटेड और कंक्रीट से बने हुए होते हैं, पक्के होते हैं। मोस्ट ऑफ जो रोड्स हैं वो टैरिड रोड्स होती हैं, पेव्ड रोड्स होती हैं, और हमें वही देखने को मिलती है। तो पक्की सड़कें, पक्के मकान, पेव रोड्स एंड सीमेंटेड या वी कैन से कंक्रीटेड पक्का हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, नगरीय अधिवासों में, अर्बन सेटलमेंट में। वहीं विलेजेस में देखें तो विलेजेस में आज भी हमको कच्चे मकान और कच्ची सड़कें देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट भी हमारा जस्ट अपोजिट हो गया किसके, रूरल सेटलमेंट की स्पेसिफिकेशन के। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रोजगार की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गांव की तुलना में शहरों में रोजगार ज़्यादा उपलब्ध है। रूरल सेटलमेंट से अगर हम लोग तुलना करें तो जो अर्बन सेटलमेंट है वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अवेलेबल है। क्यों एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अवेलेबल है? बिकॉज यहाँ पर वर्किंग सेक्टर्स ज़्यादा है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर भी है, टर्शरी सेक्टर भी है, क्वार्टरनरी भी है, टेंटनरी भी है। तो इतने सारे वर्किंग सेक्टर है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। सर्विस सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को वर्क करने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। और वहीं हम लोग बात करें रूरल सेटलमेंट की, जो पूरा प्राइमरी बेस्ड है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन बेस्ड है, तो वहाँ पर इतने सारे लोगों को ऑक्यूपेशन देना, वहाँ पर इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पॉसिबल नहीं हो पाता जितना अर्बन सेटलमेंट में हो जाता है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट है यातायात के व्यक्तिगत व सार्वजनिक साधन। ठीक है, यानी पर्सनल एंड पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए नगरों में, सिटीज में हम देखते हैं सिटी बसेस चलती हैं, मेट्रोज चलती हैं, ठीक है, और भी अदर ऑटो रिक्शाज और भी बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। पर्सनल व्हीकल लोगों के पास ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी होती है, तो पर्सनल जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है, पर्सनल व्हीकल जो है वो लोगों के पास ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं जो हमने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है वो शहरों में ज़्यादा विकसित होता है, ज़्यादा डेवलप होता है। तो यातायात के व्यक्तिगत वो सार्वजनिक साधन जो है वो हमें अर्बन सेटलमेंट में बहुत अच्छे रूप में डेवलप मिलते हैं, जबकि वही रूरल सेटलमेंट में हमें इतने डेवलप नहीं मिलते। ना तो रूरल सेटलमेंट में तो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बहुत कम देखने को मिलता है, और पर्सनल जो लोग पैसे वाले होते हैं उनके पास देखने को मिलता है, नहीं तो कई बार वो भी नहीं मिलता। तो ये पॉइंट नंबर 4 और 5 दोनों ही जस्ट अपोजिट है रूरल सेटलमेंट के, हम लोग जब अर्बन सेटलमेंट से उसकी तुलना करते हैं। तो यातायात के व्यक्तिगत व सार्वजनिक साधन, पर्सनल एंड पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी है कहाँ पर, अर्बन सेटलमेंट में। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पॉइंट पर, उच्च शिक्षा व गहन चिकित्सा सुविधा, हाई एजुकेशन एंड इंसेंटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि नगरों में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है,
तो वहाँ पर हम लोगों को हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड हो। वहाँ पर हमको हायर स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, हायर इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं, हायर लेवल वाले इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं। वहीं चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो गहन चिकित्सा सुविधा, अच्छी चिकित्सा सुविधा लोगों को मिलती है बनस्पत गाँव के, बनस्पत रूरल सेटलमेंट के। तो यहाँ पर हमको जो है चिकित्सा सुविधा या इंसेंटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो भी प्रॉपर वे में अवेलेबल होती है, वो भी अच्छे से हमारे लिए उपलब्ध होती है। आगे हम मूव करते हैं। 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न। ये मैंने पिछले वीडियोस में जहाँ पर हमने टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट की बात करी थी वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ कही थी, वापस से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। जब हमने पहले ही कहा कि जो यहाँ की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय पर आधारित है, यानी कि अर्बन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी या पेंटेनरी ऑक्यूपेशन। तो वही चीज़ है कि मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, अधिकतम जो जनसंख्या होनी चाहिए, यानी 50% से अधिक जो जनसंख्या होनी चाहिए वो गैर कृषि कार्यों में, यानी हम गैर कृषि से इसको ये भी कह सकते हैं कि नॉन प्राइमरी वर्क्स में एंगेज्ड होनी चाहिए। तो मोर देन 50% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। गैर कृषि कार्यों में या गैर प्राथमिक कार्यों में मोस्ट ऑफ जनसंख्या जो है वो संलग्न होनी चाहिए। ये भी अलग अलग देशों में अलग अलग वेरी करता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 75% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए या नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एंगेज होनी चाहिए। तब हम किसी जगह को एक शहर या एक अर्बन सेंटर का नाम देते हैं, सिटी का नाम देते हैं, सिटीज को डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं 8 पॉइंट पर। अब देखिए मैं वापस से यहाँ आता हूँ, दो चीज़ें भूल गया। रूरल सेटलमेंट की बात करें तो रूरल सेटलमेंट में यहाँ पर क्या हुआ कि भाई उच्च शिक्षा भी नहीं है, गहन चिकित्सा सुविधा भी नहीं है, तो ये यहाँ से डाउन हो गया। फिर 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, कहाँ पर? अर्बन सेटलमेंट में। रूरल सेटलमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही होती है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड होती है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो नॉन प्राइमरी जो वर्क है, ऑक्यूपेशन है, उनमें एंगेज्ड होती है। तो 8 पॉइंट पर चलते हैं, जटिल श्रम विभाजन, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। देखो यहाँ पर क्या होता है, कई तरह की लेबर होती है ना। हम कहें कि ट्रेंड लेबर अलग होती है, क्वालिफाइड लेबर अलग होती है, अनक्वालिफाइड लेबर अलग होती है, उसमें भी अलग अलग डिवीज़न देखने को मिलते हैं। नीचे लेबर से लेके ऊपर सर्विस क्लास तक बहुत सारे हमें अलग अलग तरह के डिवीज़न हो, सब वर्क कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अलग अलग तरह के डिवीज़न्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? क्योंकि ये ऑक्यूपेशन अलग अलग है ना। सेकेंडरी में आपको एक मशीन पे काम करने वाला मजदूर भी चाहिए, तो एक मैनेजमेंट में काम करने वाला बंदा भी चाहिए। तो सबका लेवल अलग अलग हो गया, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है हमें लेबर का डिवीज़न भी अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले जो मशीनों पे काम कर रहे हैं, फिर जो मशीनों को हैंडल कर रहे हैं, हम कह सकते हैं सबसे पहले अनट्रेंड लेबर हो सकती है, फिर ट्रेंड लेबर हो सकती है, फिर उसके ऊपर उनका एक मैनेजर हो सकता है जो उस मशीन के। तो ऐसे बहुत सारे लेवल हमें कॉम्प्लेक्स लेवल जो है, कॉम्प्लेक्स डिवीज़न जो है वो हमें लेबर का देखने को यहाँ पर मिलता है। जो कि अगर हम बात करें रूरल सेटलमेंट की तो वहाँ तो एक ही तरह की लेबर होती है, सभी प्राइमरी वर्क कर रहे होते हैं, तो एक कोई लेबर में बहुत ज़्यादा डिवीजन्स देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, लैक ऑफ सोशल बॉन्डिंग। मैंने आपको जब ग्रामीण अधिवास पढ़ाए थे, जब मैंने बात करी थी रूरल सेटलमेंट की, तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि रूरल सेटलमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, और वो ये होती है कि रूरल सेटलमेंट जो है वो हमेशा वहाँ पर आपको सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, सामाजिक प्रगाढ़ता बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं शहरों में लोगों में आपको सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव मिलेगा, लैक ऑफ सोशल बॉन्डिंग मिलेगी। रीज़न ये भी है कि लोग अपने वर्क में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे से मिलने जुलने का, सोशल कम्युनिटी डेवलप करने का, सामाजिकता का वातावरण बनाने का। तो इसलिए वहाँ पर आपको सोशल बॉन्डिंग या सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव देखने को मिलता है।
लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, तीव्र सामाजिक आर्थिक अंतर, शार्प सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। देखिए नगरों में आपको, जैसे अगर मैं कहूँ कि नगरों के टेरिन की बात करूँ, है ना, उच्चावच की बात करूँ, तो वहाँ पर आपको कच्ची बस्तियाँ भी मिलेंगी, स्लम्स भी मिलेंगी, और आपको बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग्स भी, बहुमंजिला बिल्डिंग जो है, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो दोनों चीज़ें जिस तरह से वहाँ पर टेरेन में देखने को मिलती है, उसी तरह से आपको वहाँ पर बहुत गरीब स्लम में रहने वाला मजदूर, गरीब इंसान भी मिलेगा, और एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला जो है आप कह सकते हैं मैनेजर या उससे ऊपर के रैंक के बंदे भी मिलेंगे, जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ज़्यादा हायर होगी, और वो लोग भी मिलेंगे जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ज़्यादा लोअर होगी। और मोस्ट ऑफ जो है उस इकोनॉमिक पोजीशन से ही सोशल पोजीशन वहाँ पर डिफाइन हो जाती है कि जिसकी इकोनॉमिकल पोजीशन अच्छी है वो ही कहीं ना कहीं सोशली भी बहुत हायर लेवल पर, जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन कम है वो सामाजिक रूप से भी बहुत निचले स्तर पे। तो इस तरह का तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, जो अमीर है उसकी सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, जो गरीब है उसकी सामाजिक स्थिति भी खराब है। तो इस तरह से हम लोगों को जो है यहाँ पर तीव्र सामाजिक आर्थिक अंतर, शार्प सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस देखने को मिलता है। गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में इतना ज़्यादा नहीं होता, गांव में एक दूसरे मिलजुल कर बातचीत, इसमें इतना अंतर देखने को नहीं मिलता। जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पर हमें इस तरह की चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। तो दोस्तों ये हमारा हुआ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, नगरीय अधिवास की विशेषता है, जिसके में हमने तुलना करी ग्रामीण अधिवासों के साथ इन्हीं विशेषताओं की, या ग्रामीण अधिवासों की विशेषताओं के साथ इनकी चर्चा करी, ताकि हमें दोनों के बीच के डिफरेंसेस या अंतर भी पता चल सके। तो आगे हम लोग बात करते हैं नगरीय अधिवासों के प्रकार की, तो वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से है। देखिए अब हम देखते हैं नगरीय अधिवास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। देखिए नगरीय अधिवास का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट देखते हैं तो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग आधारों पर, अलग अलग दशाओं पर ये वर्गीकरण किया गया है ना। वर्ल्ड में ये जो क्लासिफिकेशन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, चेंज होता है, और अलग अलग थिंग्स पर, है ना, हम कह सकते हैं कि अलग अलग बेसिस पर जो है अलग अलग कंट्रीज जो है वो अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। हर एक कंट्री में कुछ और क्लासिफिकेशन, या हम कह सकते हैं कि अर्बन सेटलमेंट की डेफिनेशन एक कंट्री में कुछ और है, दूसरी कंट्री में कुछ और हो सकती है। यानी एक देश में एक नगरीय क्षेत्र की परिभाषा अलग हो सकती है और दूसरे क्षेत्र में कुछ और हो सकती है। तो अलग अलग आधारों पर, अलग अलग थिंग्स के बेसिस पर जो है नगरीय जो अधिवास है उनका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है अर्बन सेटलमेंट्स का। तो हम देखते हैं, हमने अलग अलग आधारों पर, 4 आधारों पर मुख्यतः इसका वर्गीकरण करा है। तो ये वर्गीकरण किस तरह से है, ये क्लासिफिकेशन किस तरह से, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन। दुनिया के अलग अलग देश में अलग, तो हम बात करते हैं नगरीय अधिवास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट की हम बात करते हैं, नगरीय अधिवास के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक नगर से दूसरे नगर, या हम कहें कि एक देश से दूसरे देश में ये जो वर्गीकरण है ये काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। कंट्री टू कंट्री जो है ये क्लासिफिकेशन जो है अर्बन सेटलमेंट का वो अलग अलग बेसिस पर हमें देखने को मिलता है। एक कंट्री में किसी और बेसिस पे होगा तो दूसरी कंट्री में किसी और बेसिस पे होगा। यानी एक कंट्री में, एक देश में आधार कुछ और होगा तो दूसरे देश में किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र या हम कहें नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट मानने का जो आधार होगा वो अलग हो सकता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग आधार के आधार पर, अलग अलग देशों में अलग अलग बेसिस के बेस पर जो है अर्बन सेटलमेंट या जो है नगरीय अधिवास का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो अलग अलग बेसिस हैं, जो अलग अलग आधार हैं, उनके आधार पर किन क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है, किन
क्षेत्र को नगरीय अधिवास या नगरीय बस्तियां कहा जाता है, अर्बन सेटलमेंट्स कहा जाता है अलग अलग कंट्रीज में, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा जनसंख्या का आकार या साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए साइज ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन्स या पॉपुलेशन की बात की गई है कि मिनिमम पॉपुलेशन इतना होना जरूरी है तो ही कोई क्षेत्र जो है नगरीय क्षेत्र या अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा। यानी जनसंख्या की जो न्यूनतम सीमा है, जो मिनिमम लिमिट ऑफ पॉपुलेशन है, वो इतनी होनी चाहिए, उतना होने पर ही, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है डिस्क्राइब्ड है, उतना होने पर ही वो क्षेत्र जो है वो नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट कहलाता है। उससे कम अगर वहां पर पॉपुलेशन है तो उसको आप नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट नहीं कह सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे अलग अलग कंट्रीज का, मैंने कहा यूरोपियन कंट्रीज का अलग है, नॉर्थ अमेरिका में अलग है, साउथ अमेरिका में अलग है। साउथ अमेरिका यानी एक कॉन्टिनेंट में भी अलग अलग कंट्रीज में आपको अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे भी हम बात करते हैं यूरोप में डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, यहां पर जो है 250 पर्सन्स या हम कहें 250 पॉपुलेशन, जनसंख्या है ना, 250 लोग होने ही चाहिए। 250 पर्सन्स या 250 पॉपुलेशन मिनिमम होनी चाहिए, तभी वो जगह क्या कहलाती है, एक अर्बन सेंटर कहलाती है। इसी तरह आइसलैंड में हम देखेंगे वहाँ पर 300 पॉपुलेशन होनी चाहिए मिनिमम। कनाडा में हम देखेंगे, वेनेजुएला कनाडा में देखेंगे तो वहाँ पर 1000 व्यक्ति जो है निवास करने चाहिए, 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। कोलंबिया में बात करें तो वहाँ 1500 लोग रहने चाहिए। पुर्तगाल और अर्जेंटीना की बात करें तो वहाँ पर 2000 लोग मिनिमम होने चाहिए। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पर 2500 लोग यानी 2500 पॉपुलेशन होनी चाहिए मिनिमम, किसी भी सेंटर को अर्बन सेंटर घोषित करने के लिए, किसी भी क्षेत्र को जो है नगरीय अधिवास घोषित करने के लिए। वहीं जापान और भारत की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम 5000 व्यक्ति का निवास होना चाहिए, कम से कम 5000 जनसंख्या, 5000 पॉपुलेशन वहाँ पर होनी चाहिए। कहाँ पर? जापान और इंडिया में, भारत में। अब इसके साथ साथ कुछ देशों में जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात भी कही गई है कि एक लेवल होना चाहिए, उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी भी होनी चाहिए। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं कि भारत में 5000 जनसंख्या होने के साथ साथ 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, यानी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी होना चाहिए, यानी 5000 लोगों की जनसंख्या भी होनी चाहिए और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भी होना चाहिए। तो ये दो चीजें जो है जनसंख्या के आकार या साइज ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड इंडिया में होनी चाहिए। तो हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो है वो हमें अलग अलग संख्या देखने को मिलती है और उस अलग अलग संख्या के आधार पर ही हम लोग जो है देखते हैं कि कितने लोग, कितने देशों में किस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी जनसंख्या का होना जरूरी है। साथ में एक और चीज यहाँ पर देखी जाती है, कुछ देशों में वो ये भी देखते हैं कि कितने लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन में हैं, ऑक्यूपेशन में है कितनी पॉपुलेशन, और कितनी नॉन प्राइमरी में है। तो ये दोनों ही चीजें देखते हैं, यानी ये देखा जाता है कि कितनी जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है और कितनी जनसंख्या प्राथमिक के अलावा अन्य कार्यों में, यानी दूसरे क्षेत्र में दूसरे कार्य कर रही है, प्राथमिक के अलावा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक व्यवसायों में संलग्न है। तो उसको भी यहाँ पर जनसंख्या के आकार में देखा जाता है और इस आधार पर नगरों की परिभाषा या नगरों की डेफिनेशन अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में हमको अलग अलग देखने को मिलती है। इसी तरह दूसरे बिंदु पर चलते हैं, दूसरा आधार देखते हैं नगरीय अधिवास के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट का। तो वो है व्यावसायिक संरचना। क्या है? व्यावसायिक संरचना, या जिसे हम कहते हैं
ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन। देखिए हमने कहा कि भाई जो नगरीय जनसंख्या है, जो नगर है, जो नगरीय अधिवास है, जो अर्बन सेटलमेंट है, अर्बन सेटलमेंट में मोस्ट ऑफ, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इसकी विशेषताओं में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि 50% या उससे अधिक जनसंख्या जो है वो नॉन प्राइमरी वर्क में जो है जुड़ी हुई होनी चाहिए। नॉन प्राइमरी वर्क वो कार्य में काम कर रही हो, यानी गैर कृषि कार्यों में वो निरत हो। तो वही चीज जो है बात की जाती है व्यवसायिक संरचना की, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन की, कि कितने % ऑफ पॉपुलेशन किस अलग अलग टाइप ऑफ जो ऑक्यूपेशन है उसमें जो है एंगेज है, कितनी % कितनी % पॉपुलेशन जो है कितनी % पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एंगेज है, कितनी % पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी में एंगेज्ड है। बट जब हम बात कर रहे हैं अर्बन सेटलमेंट की, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो नॉन प्राइमरी वर्क में जो है होनी चाहिए, नॉन प्राइमरी वर्क्स में पॉपुलेशन एंगेज होनी चाहिए। गैर कृषि कार्य या गैर प्राथमिक कार्यों में अधिकतम जनसंख्या संलग्न होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे कही गई कि इटली में ये क्षमता जो 50% है ना, 50% या उससे अधिक जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्यों में या नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एंगेज होनी चाहिए, गैर कृषि कार्य में कार्यरत होनी चाहिए। भारत की बात करें तो भारत में 75% जो है जनसंख्या गैर कृषि कार्य में कार्यरत होनी चाहिए, यानी नॉन प्राइमरी, जो नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन होनी चाहिए 75% और इट्स अबव, तब हम उस जगह को नगरीय अधिवास या जो है अर्बन सेटलमेंट का नाम दे सकते हैं। साथ ही जो एरिया है, जो सेंटर है जहां पर काम हो रहा है, जो जगह की हम बात कर रहे हैं, वो जगह प्रमुख आर्थिक गतिविधियों या मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होनी चाहिए। वहां पर प्रमुख आर्थिक गतिविधियों का एक तरह से कहें कि वो केंद्र होना चाहिए, वहां पर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो क्षेत्र में होनी चाहिए, तो हम उसको जो है नगर का नाम दे सकते हैं, तभी उसके हम जो है एक सिटी या एक अर्बन सेंटर का नाम दे सकते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि प्रॉपर एक वो मार्केट होना चाहिए या जो भी चीज़ है वहाँ पर, ये सारे ऑक्यूपेशन का सेंटर है ना, हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल सेंटर, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र वो क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर कई जगहों पर, यूरोप के कई कंट्रीज में और भी अदर कंट्रीज में जो है नगरीय अधिवासों का वर्ग को जो है डिफाइन किया जाता है, अर्बन सेटलमेंट्स को डिफाइन किया जाता है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, जो क्षेत्र, जो एरियाज है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हैं, वह क्या है, वह अर्बन सेटलमेंट की श्रेणी में आते हैं, जहां जो क्षेत्र जो है वो प्रशासनिक केंद्र हैं, उन क्षेत्रों को ही नगरीय क्षेत्र माना जाता है, नगरीय अधिवास माना जाता है। तो प्रशासनिक कार्यों के आधार पर जो है यहाँ पर बात हम करते हैं, तो यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा ही मापदंड होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज ओनली पैरामीटर। यहाँ पर क्या होगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ये जगह, ये प्रशासनिक केंद्र है, तो क्या होगा, वो क्षेत्र अर्बन कैटेगरी में आएगा, वो क्षेत्र नगरीय अधिवास के अंतर्गत आएगा। अब इसमें अलग अलग देशों में मैंने कहा कि अलग अलग चीज़ों पे बात करी जाती है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में ज़रूरी है कि जो क्षेत्र नगर तभी कहलाएगा जब वह किसी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी परिषद या अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उनके माध्यम से प्रशासन वहां पर चलाया जा रहा होगा। यानी इंडिया में म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, इनमें से किसी के थ्रू उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा वो, तो ही वो क्षेत्र जो है वो अर्बन कैटेगरी में आएगा, तो ही वो अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा। तो भारत में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह ब्राज़ील, बोलीविया, यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र ही नगरीय केंद्र है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसीडर्ड टू बी अर्बन सेंटर। वहाँ पर क्या है कि प्रशासनिक केंद्र जो भी है
जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है उनको एज अ अर्बन सेंटर, एज अ अर्बन सेटलमेंट कंसिडर किया जाता है। जितने भी, चाहे वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी कम हो ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर व्यवसायिक संरचना या ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन कैसा ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, प्रशासनिक केंद्र है, तो वो अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा, नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। ये कहाँ पर है? ब्राजील और बोलीविया में इसकी बात करी जाती है। उसके बाद लास्ट जो आता है हमारा है वो है आवश्यक दशाएं, या जिसे हम कहते हैं एसेंशियल कंडीशन। देखो यहाँ पर एसेंशियल कंडीशन जो है, यहाँ पर नगर या हम कहें कि अर्बन सेटलमेंट या सिटी की बात कर ले, तो यहाँ पर वो जो अर्बन सेंटर है वो कार्य के आधार पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्यूटेड फंक्शन। उसका जो स्पेसिफिक जो वहां पर वर्क हो रहा होगा, उस स्पेसिफिक वर्क के बेसिस पर उस क्षेत्र को आप नगरीय अधिवास या उसको अर्बन सेटलमेंट का नाम दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस अर्बन सेंटर की जो गणना है, उस अर्बन सेंटर की जो काउंटिंग है, वो एक आप कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वर्क के बेसिस पर ही करी जाती है, या हम कहें कि वो जो नगर है वो अपने एक विशेष कार्य के आधार पर ही एक अर्बन सेटलमेंट या एक हम कहें नगरीय अधिवास के रूप में विकसित होता है। जैसे कोई नगर अवकाश या पर्यटन स्थल है, ठीक है, टूरिस्ट सेंटर है, तो टूरिस्ट सेंटर के कारण ही वो फेमस है और इसीलिए वो अर्बन सेटलमेंट के रूप में डेवलप हुआ है। कोई इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, कोई कोस्टल रीजन है, कोस्टल सिटी है, ठीक है, कोई जो है सेना नगर है, गैरिसन सिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो स्पेसिफिकली वो जो नगर है, वो जो क्षेत्र है, वो स्पेसिफिकली अपने वर्क के कारण, जैसे हम बात कर सकते, कोटा एक एजुकेशनल सिटी के रूप में हमें दिखाई देता है ना, डेवलप हुआ है, ठीक है, मुंबई एक जो है इकोनॉमिक सिटी के रूप में डेवलप हुआ है। तो इस तरह से जो वहाँ पर वर्क है, पोर्ट सिटी है ना, हम बात कांडला है, कांडला एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप हुआ, तो वहाँ जो एसेंशियल कंडीशन है, वहाँ जो एसेंशियल वर्क होता है, उस वर्क के बेसिस पर जो है वो अर्बन सेटलमेंट में आता है, उसका एक पार्ट बनता है। और उन सब में डिफरेंस होता है ना, अवकाश पर्यटन नगर बिल्कुल अलग होंगे औद्योगिक और समुद्री पत्तन या सेना नगर से, है ना। यानी हम बात करें टूरिस्ट सेंटर जो है वो इंडस्ट्रियल सिटीज से, या हम बात करें गैरिसन सिटीज से बिल्कुल डिफर होंगे, इनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं होंगी, वो केवल अपने वर्क के स्पेसिफिक वर्क की वजह से वो फेमस होंगे। तो ये हमारा नगरीय अधिवास का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट आज का खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।